हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो आई होप चैप्टर नंबर 1 आपको क्लियर है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आपको क्लियर होगा। तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने शुरू किया था अपना चैप्टर नंबर 1, मतलब स्टोरी के साथ। तो वही स्टोरी के साथ आज भी शुरू करेंगे। और ये जो आपको शायद थोड़ी टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो ये सब मैं चैप्टर में आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव में, जहां पर एक छोटा सा बच्चा छोटू अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो उसका जो परिवार था वो सेल्फ सफिशिएंट था, उसका गांव सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब माँ घर पर कपड़े बुनती थी, उसके पापा कारपेंटर थे, सब कुछ घर पर बनता था, अपने हाथों से बनता था। और आसपास कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी तरह की मशीन्स का यूज नहीं होता था। तो इस सिस्टम को, जहां पर हम सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, बिना बाहर की किसी चीज के हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी चला पाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेस्टिक सिस्टम। तो उसके यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टम था। फिर एक दिन शहर से एक बिजनेसमैन, एक मर्चेंट, एक व्यापारी आया। उसने बोला, उसकी माँ को बोला कि ये लो एक रॉ मटेरियल घर पर बुनो और मैं तुमसे रॉ मटेरियल जाकर कहीं दूर जाकर किसी शहर में बेचूंगा। तो इसे कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, जहां पर घर में रॉ मटेरियल दिया जाता है और मर्चेंट्स इस रॉ मटेरियल को लोगों तक प्रोवाइड करते हैं, उनसे उस रॉ मटेरियल से चीजें बनवाते हैं, फिर उन चीजों को कहीं घर से दूर जाकर बेच आते हैं शहर में। तो समय ऐसे ही बीतता गया, मर्चेंट आता गया, सामान लेकर शहर ले जाता गया। धीरे धीरे यही टाइम थोड़ा बदला और अब आ चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों की क्रांति यहाँ पर आ चुकी थी और मशीन्स आ गई थी, फैक्ट्रीज लग चुकी थी और लोगों के जीवन में मतलब एक बदलाव, एक चेंज आ चुका था। अब लोग जो थे वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, अपने घर में चीजें बनाने की बजाय बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जा रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, वहां पर रॉ मटेरियल से चीजों को बना रहे थे। ये जो मशीन्स थी ये काफी बढ़ चुकी थी, टूल्स की जगह अब हम मशीन्स का यूज कर रहे थे और जो मैनुअल लेबर थी वो काफी कम हो चुकी थी। तो इवन बच्चे, लेडीज, ये सब कोल और माइंस, फैक्ट्रीज, इन सब में जाकर वो लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर पैसे, मतलब काम ज्यादा कराया जा रहा था लेकिन उतने पैसे लोगों को मिल नहीं रहे थे। फिर आए ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स के पास ना बहुत ज्यादा माल भी था, बहुत ज्यादा पैसा भी था और उनके पास काफी सारी फैक्ट्रीज भी थी, बट उनके पास जो कमी थी वो थी रॉ मटेरियल की। और उसी रॉ मटेरियल के चक्कर में अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी कंट्रीज में जाना शुरू किया और अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया उन सारी कंट्रीज पर, जिसमें हमें पता है कि हमारी कंट्री भी एक है। तो वो दूसरी कंट्रीज में गए, दूसरी कंट्रीज पर उन्होंने कब्जा किया, वहां से रॉ मटेरियल लिया और उन्हीं लोगों को मैन पावर बनाया और उन्हीं से काम करा के कम पैसों में चीजें बनाई और बाहर जाके बेचने लगे। तो इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है। तो इस तरह हमारे प्यारे से छोटू का गांव अब एक तरह से पूरी तरह बदल चुका था। जहां पर पहले गांव में कॉटन उगाई जाती थी और खुद घर पर कपड़े बनाए जाते थे, अब वही कॉटन को उगाकर अंग्रेजों को दिया जाता था और अंग्रेज अपनी इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में अब यहाँ पर कपड़े बनाते थे। तो इस तरह टाइम बदलता गया और यहाँ पर दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई एंड दैट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया का नक्शा, दुनिया का समझने का तरीका और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था वर्ड आपने न्यूज में काफी ज्यादा सुना होगा, दैट मीन्स इकोनॉमी को पूरी तरह बदल के रख दिया। तो ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है
और इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो आई होप ये जो चैप्टर के नाम में दो मेन टर्म्स हैं वो आपको समझ आ चुकी हैं, ठीक है। डाउट हो फिर से एक बार से स्टोरी सुन लो। बस यही स्टोरी को अब हम पूरे चैप्टर में ऐसे विद पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ और उनके इम्पैक्ट्स क्या हुए, ये सब कुछ अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला फेज देखेंगे, मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने ही वाला जो समय था उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले जो लोग थे वो कैसे काम करते थे, क्या काम करते थे, तो उन सबका मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर। जैसे हमने अपनी स्टोरी में देखा कि विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, वो घरों में ही सामान बनता था, घर में भी यूज होता था और बिल्कुल आसपास की जो मार्केट्स होती थी ना वहां पर उनको बेच दिया जाता था। तो गुड्स वर मेड एट हैंड विद सिंपल टूल्स विदाउट एनी मशीन्स, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कि घर पे बना, आसपास मिलके गांव वालों ने बनाया और आसपास के जो मार्केट्स हैं उनमें बेच दिया, ठीक है। तो गुड्स वर सोल्ड लोकली। तो ये था हमारे प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर। तो अब ये जो ओवरसीज ट्रेड था एंड हाउ द राइज ऑफ मिडिल क्लास हैपेंड ड्यूरिंग दिस प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तब हमने जैसे देखा था कि वॉयजेस शुरू हुए, अलग अलग कंट्रीज डिस्कवर हुई, तो ऐसे ट्रेड बढ़ने लगा। अब लोगों ने क्या किया कि अलग अलग जगह डिस्कवर की। अच्छा, अब अलग अलग जगह मतलब ओवरसीज ट्रेड भी बढ़ने लगा। जब अलग अलग जगह डिस्कवर हुई, वहां की जरूरतें भी पूरी करनी थी, वहां की जो डिमांड्स थी, बेसिकली जरूरतें नहीं, डिमांड्स जो थी वो भी पूरी करनी थी। तो इसका मतलब ये था कि हमारा जो विदेशी व्यापार था ना अब वो बढ़ चुका था। तो न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड, द ग्रोथ ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट, द ग्रोथ ऑफ ओवरसीज ट्रेड एंड कॉमर्स हैपेंड, देन टाउन्स एंड सिटीज दे एक्सपेंडेड। अब यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग थे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, ठीक है। अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, ये कोई रॉयल रिच मतलब बहुत ज्यादा वेल्दी या कोई किंग्स नहीं थे, लेकिन इनके पास ना सफिशिएंट पैसा था और ये उस पैसे से ना कुछ लग्जरी खरीदना चाहते थे अपने लिए। सो राइज ऑफ द वेल्दी मिडिल क्लास हैपेंड, ठीक है। नाउ देयर वाज अ ग्रेट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द लग्जरी गुड्स, लेकिन ये जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम था ये इस लग्जरी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अब क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, सो देयर वाज लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम एंड देन दे स्टार्टेड द पुटिंग आउट सिस्टम। तो मैंने आपको पुटिंग आउट सिस्टम का रेफरेंस दिया था हमारे स्टोरी में। तो होता क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थी, क्योंकि हाथ से थोड़े कम लोग थे जो बनाते थे, तो वो स्लो भी थी और इनएडिक्वेट भी थी, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। सो देन देयर वाज इंट्रोड्यूस्ड द पुटिंग आउट सिस्टम। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये डोमेस्टिक सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ना जिनका मतलब पता होना चाहिए। इफ यू आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देम इन योर एग्जाम तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है कि एक मर्चेंट आता है, वो रॉ मटेरियल देता है घर में और वो बोलता है कि इससे आपको शर्ट्स बनानी है, ठीक है, या इससे आपको पजामाज बनाने हैं, करेक्ट। तो वो आएगा, वो आर्टिशन जो भी बनाता है उसको जहां भी बनता है वो उनको देगा और वो लोग क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना देंगे। अब ये जो फिनिश्ड गुड्स होंगी ये फिर बेची जाएंगी दूर दूर के मार्केट्स में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या होता था कि या तो वो घरों में बनाई जाती थी या फिर छोटे छोटे वर्कशॉप्स में बनाई जाती थी। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। तो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम बनने से पहले, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाला जो सिस्टम था, उससे पहले ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स बने थे जहां पर इन फिनिश्ड गुड्स को तैयार किया जाता था और फिर दूर दूर वाली मार्केट्स में उनको सेल किया जाता था। अब क्या हुआ कि पहले ये मर्चेंट्स जाके घर में रॉ मटेरियल देके आते थे और फिर वहां से सामान लेके चले जाते थे, फिनिश्ड गुड लेके चले जाते थे। लेकिन फिर और क्या करते थे कि काम जिसने किया है उसको पेमेंट दी और सामान लिया और चले गए। लेकिन अब ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने लगा, ठीक है। तो लोगों को लगा कि हर बार घर जाओ, सामान दो और फिर वापस आओ, सामान लो, पैसे दो, फिर जाओ। तो इसके लिए ना इन लोगों ने एक नया सिस्टम
लाया जिसे फैक्ट्री सिस्टम बोला जाता है। तो द पेमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, तो पहले आर्टिशियंस थे वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, राइट, और छोटे छोटे वर्कशॉप्स में काम करते थे, और जैसे जब काम खत्म होता था तो उनको वेजेस मिल जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्हीं मर्चेंट्स ने बोला कि अलग अलग जगह, मैं 10 जगह जाके सामान दूंगा, वहां से सामान लूंगा, पेमेंट दूंगा, उससे बेटर है कि मैं एक फैक्ट्री बनाता हूँ और उस फैक्ट्री में सारे जो भी काम करते हैं लोग, उन सबको लेकर आऊंगा, वो सब एक जगह बैठेंगे, एक ही एनवायरमेंट में बैठेंगे, वहां पर काम करेंगे और फिर उनको उस चीज के पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे शुरू हुआ था हमारा फैक्ट्री सिस्टम। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर के उस इंपॉर्टेंट हिस्से पर जिसे हमने बुलाया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, और इस टाइम पर काफी सारी रिमार्केबल इन्वेंशंस देखी गई, नई मशीन्स, नए तरीके, नए टूल्स। ठीक है, तो दिस लेड टू द इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। और ये जो नई चीजें, ये जो नई इन्वेंशंस, तरीके, ये सब कुछ हो रहा था इंग्लैंड में, ये जो रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, इसका असर सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लैंड पर नहीं बल्कि दुनिया में की बहुत सारी कंट्रीज पर देखने को मिला। सो बेसिकली दिस चेंज द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। तो एक तो इनकी इकोनॉमी को एक बून तो मिला ही था, बाकी इन्होंने बाकी कंट्रीज के नक्शों में भी बड़ा चेंज लाया था। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने इसको ऐसे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, आपकी बुक में जो भी डेफिनेशन हो आप उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो यू मस्ट राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मेरी बुक के हिसाब से अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्री, changed methods, techniques and production and distribution is known as industrial revolution। तो अब ये देखा गया, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई इंग्लैंड में, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ना कोई ऐसा सिंपल सा चेंज नहीं है कि आज ये था कल वो हो गया, थोड़ी सी सोच बदल दी बस, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से बदल देना। जहां पर टूल्स, छोटे छोटे टूल्स का यूज किया जाता था किसी भी काम को करने के लिए, अब वहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी थी। दैट इज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्रीज। दिस देयर वाज चेंज इन मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोडक्शन और इवन डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में भी अब बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था। सो दिस is what we call industrial revolution. So this is something जो आपकी बुक में भी मे बी almost same ही terms होंगी. So these are some of the important terms that you must understand about industrial revolution. So what is industrial revolution? This radical transformation is very important term to be mentioned. Changed methods, techniques, production and distribution. तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लिखने पड़ेंगे। कैसे चीजें बनाई जाएं, कौन सी मशीन्स का यूज किया जाए, कैसे चीजों को बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए और कैसे फिर इन्हें मार्केट तक पहुंचाया जाए, ये हर चीज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बदल दिया था टोटली। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो क्रांति आई थी ना, इसके फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर है वही डोमेस्टिक सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम। तो पहले जहां पर चीजें घरों में बनती थी, थोड़ी सी बनती थी, अब वो सब कुछ फैक्ट्रीज में बनने लग गया। दूसरा, मैनुअल लेबर वाज रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो पहले लोग हाथ से काम करते थे और हाथ से चीजों को बनाते थे, अब वही चीजें मशीन्स में बन रही थी, काफी तेजी से बन रही थी और मशीन्स फास्ट भी थी और अब प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा थी। जहां पर एक इंसान शायद 2 दिन में एक शर्ट बनाता था, अब 2 दिन में 2000 शर्ट्स बन रही थी। देन शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो चीजें जो थी, यानी कि पहले वो छोटी छोटी अमाउंट में, जैसे कि एक शर्ट 2 दिन में बन रही थी, लेकिन अब क्या था कि 2 दिन में 2000 शर्ट्स बन जा रही थी। तो अब मास प्रोडक्शन, मतलब चीजें ना अब बल्क में बनना शुरू की थी, मतलब क्वांटिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी सेम टाइम में।
देन मास मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज नॉट एट होम, तो वही चीजें जो पहले घर में जाके रॉ मटेरियल दिया जाता था, फिर उनसे चीजें बनती थी, फिर मर्चेंट आता था, वो सारा सामान लेकर जाके उनको कहीं बेचता था। अब वही सारी चीजें एक फैक्ट्री में बन रही थी, एक ही जगह पर सारा काम हो रहा था। देन मशीन्स रिप्लेस्ड सिंपल टूल्स, तो जो पहले सिंपल टूल्स का यूज होता था, लेकिन अब क्या हो रहा था, अब वहीं पर बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज हो रहा था। देन फैक्ट्रीज वर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट विच वर द रिच मर्चेंट, तो ये जो रिच मर्चेंट होते हैं और जिनके पास बड़ा सारा पैसा होता है ना, उन्हें कैपिटलिस्ट बुलाते हैं, ठीक है, वो होते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटल वर्ड जो है, कैपिटल वर्ड हम मनी को हम कैपिटल बुलाते हैं, कि मतलब वो रिच लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा था, उन लोगों ने किस चीज पर इन्वेस्ट किया कि अपनी फैक्ट्री लगा दो, मशीन्स लेकर आओ और अब लेबर लेकर आओ, वो लोग जो काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्रीज थी ना, ये इन अमीर लोगों की थी जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपने पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये 6 फीचर्स हैं, 6 के 6 फीचर्स बहुत ही सिंपल हैं, इनमें कोई कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, तो आपने 6 के 6 फीचर्स को याद रखना है। तो अब इस सारे चक्कर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना पता है क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, कि मतलब ये जो सब कुछ शुरू हुआ, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ये इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, बताओ मेरे को, आप बताओ मुझे क्यों हुआ सिर्फ इंग्लैंड में ही। तो उसके ना कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपको एक एक करके मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले सरप्लस कैपिटल, खूब सारा पैसा था इन लोगों के पास, इनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी, इनका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था यहाँ पर, ठीक है। मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट पॉइंट्स याद रख लो। यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल थी, कोल एंड आयरन रिसोर्सेज थे, मेजर इन्वेंशंस यहाँ पर हुई थी और नेवल सुप्रीमेसी थी। जो नेवी थी ना, वो भी बड़ी अच्छी थी इनकी नेवी, ठीक है, बाकी कंट्रीज की कंपेयर करें अगर हम उस जमाने से, राइट। तो अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सरप्लस कैपिटल एंड स्टेबल गवर्नमेंट। तो बेसिकली पहले 2 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले से ही अगर हम इंग्लैंड को देखें ना, तो यहाँ पर ओवरसीज ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, मतलब ये बाकी देशों के साथ ना ट्रेड बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, तो वहां के जो लोग थे वो बड़े माला माल थे, उनके पास बड़े सारे पैसे थे, तो इसलिए यहाँ के रिच मर्चेंट्स ने फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, फैक्ट्रीज बनाई, मशीन्स लाई, यहाँ पर इन्वेंशंस इतनी ज्यादा हुई हैं, नए टूल्स, नई मशीन्स, नई फैक्ट्रीज, तो इसलिए यहाँ पर पैसा बहुत सारा था, सरप्लस कैपिटल था, और वही रिच लोगों ने उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया फैक्ट्रीज बनाने में। सो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि यहाँ की गवर्नमेंट काफी स्टेबल थी। जैसे अगर हम इसको दूसरे देशों से कंपेयर करें, जैसे हम बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में भी देख रहे थे ना कि कैसे काफी इनस्टेबिलिटी चल रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं रिलीजन को लेके, रीजन को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके काफी इनस्टेबिलिटी देखी गई थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इंग्लैंड का ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी और जो आम लोग थे उनके बीच में ना काफी स्टेबल सा पूरा मतलब उनका काम था, वो काफी स्टेबल चल रहा था। गवर्नमेंट लोगों की सुनती थी, लोग गवर्नमेंट को मानते थे, तो इस तरह स्टेबिलिटी काफी थी इंग्लैंड में। तो इस स्टेबिलिटी होने के साथ साथ और काफी सपोर्टिव गवर्नमेंट होने की वजह से यहाँ पर लोगों के पास पैसा रुका भी और लोगों के भी इस शांति से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। तो आप समझ रहे हो कि जैसे हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं कि कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो कंट्री की पीस को खराब करना चाहते हैं, कुछ भी बोल के, ठीक है, रीजन, रिलीजन, कास्ट, ये वो हजार चीजें लेके। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है और वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारी कंट्री में हम शांति रखेंगे और हम गवर्नमेंट के साथ एक बैलेंस बनाएंगे, बट वी मेक श्योर दैट कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि हमारी भी पावर्स हैं, गवर्नमेंट को भी हम गिरा सकते हैं। तो अगर हमारी कंट्री में गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में अगर वो एक स्टेबिलिटी है, अगर शांति है, तो हमारी कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब बात समझ रहे हो? तो इसीलिए दिस ऑल स्टार्टेड इन इंग्लैंड, और
स्टार्ट होने में गवर्नमेंट, एक स्टेबल और सपोर्टिव गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है उनको भी हम एक साथ डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड चीप लेबर। तो पहले क्या था ना कि वहां पर इंग्लैंड में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नए नए टूल्स आए, क्रॉप रोटेशन, ऐसे नई नई इन्वेंशंस हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया। एग्रीकल्चर में भी उन्होंने काफी सारी इन्वेंशंस की, चीजों को समझा और नई नई चीजों का यूज किया एग्रीकल्चर में, तो वहां पर हुआ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब वहां के ना जो अमीर लोग थे उन्होंने पता क्या किया, वही जो गरीबों के साथ सब करते आ रहे हैं कि उनकी जमीन हथिया लो। तो उन्होंने क्या किया, उनसे जमीन ले ली, कम प्राइस में उनसे जमीन ले ली, पैसा थोड़ा बहुत जो भी था वो दे दिया, और उनकी जमीन को, जहां पर लोग छोटी छोटी जमीन में अपना काम चला लेते थे, राइट, तो वहां पर इन लोगों ने आकर ना एनक्लोज, इस जमीन को एनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एनक्लोजर, मतलब कि जो पहले लोगों की फार्मिंग लैंड थी अब उसको प्राइवेट ओन्ड लैंड या प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी बना दिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे जो गरीब लोग थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, अब उनके पास जमीन बची नहीं, लेकिन अब खाना तो खाना ही है, वो पैसे एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे। तो वो लोग उठ के आए शहरों की तरफ या फिर इन रिच मर्चेंट्स की तरफ, और यहाँ पर आके उनको काम की जरूरत थी, इन लोगों को, रिच मर्चेंट्स को लेबर की जरूरत थी, तो मतलब चीप लेबर की फॉर्म में, मतलब कम पैसों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में, अपने जो भी प्राइवेट ओन्ड लैंड थी उसमें इन्होंने काम कराना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड चीप लेबर हैपेंड, राइट। सो एनक्लोजर्स एंड न्यू मशीन्स से ज्यादा क्रॉप्स बनी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मर्स, सो माइग्रेशन टू सिटीज एंड चीप लेबर इजिली अवेलेबल फॉर द फैक्ट्रीज। करेक्ट। अब इससे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज सामने आती है विच इज कोल एंड आयरन, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। किसी भी कंट्री में कोल और आयरन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये जो रिसोर्सेज है ना ये किसी भी कंट्री को अमीर बना सकते हैं, एंड दैट इज द ट्रूथ। जब आप आगे जाओगे और जब आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप उस कॉन्टिनेंट की वेल्थ या कंट्री की वेल्थ, जब हम इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे, आएंगे आपको चैप्टर्स, तो आप उन चैप्टर्स में भी देखोगे कि वो कंट्रीज जिनके पास ना नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं वो बहुत वेल्दी हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी कंट्रीज में, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज कहाँ पर है, यूएसए और चाइना में है। ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, और जिसकी वजह से इन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है और ये कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। तो आप पढ़ोगे इसके बारे में, इंडस्ट्रीज आएंगे आगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। सो आयरन हैड अबंडेंट कोल, इंग्लैंड हैड अबंडेंट कोल एंड आयरन, नेचुरली अवेलेबल था। तो इन्होंने कोल का यूज किया मशीनों को चलाने में और आयरन का यूज किया टूल्स, बिल्डिंग्स और मशीन्स को बनाने में, ठीक है। सो मेनी इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो बेसिकली ये जो आयरन और कोल है ना, ये इंग्लैंड में नॉर्थ वाली साइड में ज्यादा था और ज्यादा इंडस्ट्रीज भी वहीं पर सेटअप हुई हैं। तो जब आप, अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में भी, हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, अभी ये चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे, तो हम ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे कि जहां पर रिजर्व्स, जहां पर ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसी के आसपास हम हमेशा इन इंडस्ट्रीज को लगाते हैं ताकि जो रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा है एटलीस्ट वो हमारा बच जाए, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला कॉज भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉज की तरफ, विच इज नेवल सुप्रीमेसी, द पावर एट सी। अब आज के टाइम में देखो ना, तो इंडिया की नेवी भी किसी देश की नेवी से कम नहीं है, लेकिन उस टाइम पर क्या था कि इंग्लैंड जो था ना उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, ठीक है। सो दे कंट्रोल्ड मेनी कॉलोनीज। तो इन दुनिया की सबसे पावरफुल में से ये थी और इन्होंने ना काफी सारी कॉलोनीज पे कब्जा किया था। जैसे कि अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पर ये हमने अफ्रीका बना दिया, ठीक है, और अफ्रीका के अगर हम इधर को आए टुवर्ड्स द ईस्ट तो यहाँ पर है इंडिया, और ये जो कंट्री है ये कहीं यहाँ थी यूरोप में। तो इसने अफ्रीका पे भी की कॉलोनी पे भी कंट्रोल रखा था और यहाँ से घूम के आते थे और हमारे देश पर भी इन्होंने कंट्रोल रखा था। सो जो कॉलोनीज से ना ये रॉ मटेरियल लेते थे और मार्केट्स में फिनिश्ड गुड्स
बनाते थे। तो ये क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल्स लेते थे, वहीं पर फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और यही चीजें उन लोगों को फिर बेच देते थे और दुनिया भर में ये ऐसे ही ट्रेड करते थे। सो दिस वाज आल्सो अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसीलिए ये काफी स्टेबल लोग थे, स्टेबल इकोनॉमी भी थी। अब इस टाइम पर ना काफी मेजर इन्वेंशंस भी देखी गई थी इंग्लैंड में, जैसे कि यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी तो काफी सारी थी, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी भी काफी इनकरेज हुई थी। सो मैकेनाइजेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री मार्क द फर्स्ट फेज। तो अब क्योंकि यहाँ पर शांति थी, नए आइडियाज, इन्वेंशंस बाहर निकल कर आ रहे थे, तो सबसे पहला बदलाव यहाँ पर देखा गया था कॉटन इंडस्ट्री में, जहां पर मशीन्स यूज होने लगी थी। पहले वही कॉटन हाथ से, सिंपल टूल से बनाया जाता था, लेकिन अब उन्हीं में मशीन्स का यूज होने लगा। एंड लैंकशायर, स्पेशली मैनचेस्टर में, इट बिकेम द सेंटर फॉर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग। यहीं से ये पूरे रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, यहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेसिकली शुरुआत हुई थी। अब हम ना इन्वेंशंस देखते हैं कुछ मेजर एरियाज में, जैसे इन्वेंशंस इन टेक्सटाइल। क्या क्या इन्वेंशंस हुई? तो सबसे पहली थी स्पिनिंग जेनी, जो जेम्स हारग्रीव्स ने बनाई थी। तो यहाँ पर एक थ्रेड के साथ बहुत सारे थ्रेड स्पिन हो जाते थे। जैसे पहले हाथ से जब बनाते थे तो एक एक थ्रेड को स्पिन करना पड़ता था, यहाँ पर एक साथ ही बहुत सारे थ्रेड स्पिन हो जाते थे। देन फ्लाइंग शटल, जो जॉन के ने बनाई थी और ये काफी तेजी से वीविंग करती थी। देन वाटर फ्रेम, रिचर्ड ऑकराइट ने बनाई थी, और मतलब ये एक ऐसी मशीन थी जो पानी के पावर से चलती थी और ये ज्यादा एफिशिएंट थी। देन केम द पावर लूम, जो एडमंड कार्टराइट ने बनाई थी और ये वीविंग को और भी एडवांस लेवल पर ले गई थी। देन कॉटन गिन, जो एली विटनी ने बनाई थी और इसने कॉटन सीड्स को अलग अलग करने का काम आसान कर दिया था, कि जब हम कॉटन का यूज करते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं, तो सीड्स को अलग अलग करने का काम यहाँ पर इजी हो चुका था। सो ऑल इम्प्रूव्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ये इम्प्रूव्ड मशीनरी का यूज हुआ, इसने स्पीड को और क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया था। देन इन्वेंशंस इन पावर एंड एनर्जी। तो पावर और एनर्जी में क्या इन्वेंशंस हुई? तो यहाँ पर न्यू कमेंस पंप यूज किया गया, अर्ली स्टीम पावर फॉर माइंस। ठीक है, तो जहां पर मशीन्स एडवांस हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहीं पर एनर्जी सोर्सेज के लिए भी, मतलब उनको एनर्जी सोर्सेज भी चाहिए थे चलाने को, तो इन एनर्जी सोर्सेज को और एफिशिएंट, इस पावर और एनर्जी सोर्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें आई। जैसे पहली थी न्यू कमेंस पंप। ठीक है, तो ये माइंस से पानी निकालने के काम आता था, तो माइंस में जो पानी होता था ना, उसको निकालने के ये काम आता था। फिर आया जेम्स वॉट्स स्टीम इंजन। तो ये ना हर जगह यूज होने लगा, फैक्ट्रीज में, ट्रेन्स में, इवन शिप्स में भी ये यूज होने लगा, स्टीम इंजन। देन स्टीम पावर बिकेम द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। इवन अगर आपने सुना होगा कि पहले रेल जो होती थी, जो रेलगाड़ी होती थी, उसमें भी स्टीम इंजन का यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीम इंजन जो है ना, वो पावर बन चुका था ट्रेन्स का भी, शिप्स का भी, फैक्ट्रीज का भी, हर जगह पर। देन केम द न्यू मेजर इन्वेंशंस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अब ट्रांसपोर्ट भी, अब चीजें तो बन रही हैं लेकिन ले जानी भी तो पड़ेंगी, कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा, मार्केट से, वेंडर से, फैक्ट्री से, सबसे बातें भी तो करनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो सबसे पहले था स्टीम लोकोमोटिव, जो जॉर्ज स्टेफसन्स ने बनाया था, और ये रेल इंजन था जो स्टीम से चलता था। ठीक है, देन रोड बिल्डिंग टेक्निक जॉन मैकडम ने बनाई थी, अच्छी और ड्यूरेबल सड़कें बनाई थी इन्होंने बेसिकली। इनकैंडेसेंट लैम्प थॉमस एडिसन ने, वो बिजली से जलने वाला बल्ब, पता है ना थॉमस एडिसन के बारे में सबने सुना है। देन टेलीफोन एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, उनका नाम भी सबने सुना है। देन टेलीग्राफ मार्कोनी ने। देन दिस ऑल, ये जो रोड्स,
स्टीम इंजन, रेलवेज, लाइट्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारी चीजों ने ना कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट को बहुत इंप्रूव किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। सो देन केम द स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जैसे हमने बात की थी कि ये स्टार्ट तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन एक जगह सीमित नहीं रहा, अब ये स्प्रेड होने लगा। सो इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एंड जापान। तो यहाँ पर क्या था ना कि अलग अलग कंट्रीज में ये स्प्रेड होने लगा। सो ईच कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एट द डिफरेंट पेस। तो ऐसा नहीं था कि सब जगह ये क्रांति एक बराबर फैली थी, फैल तो गई थी, लेकिन जो ग्रोथ थी वो अलग अलग तरीके से हो रही थी। सब अपनी मशीन्स बना रहे थे, अपने अपनी इंडस्ट्रीज बना रहे थे, अपने नए तरीके खोज रहे थे अपनी जगह के हिसाब से। तो इट वॉज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम इवेंट। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप एंड यूएसए। तो जर्मनी में क्या हुआ, रैपिड यूनिफिकेशन हुई 1871 में। यूनिफिकेशन मतलब कि ये ना छोटे छोटे एरियाज थे, छोटे छोटे, जैसे अगर हम बोल सकते हैं छोटे छोटे कंट्रीज थे, वो सब या स्टेट्स थे, वो सब मिलकर उन्होंने एक बड़ी कंट्री बना दी, जर्मनी। ठीक है। नाउ इट बिकेम द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन यूरोप, क्योंकि बहुत सारे लोग, वही है ना कि यूनाइट हो गए थे, यूनिटी थी। वही तो हमें अपनी कंट्री में भी चाहिए, यूनिटी। तो यूनिटी होगी तो दुश्मनों को तो हम ऐसे मार गिराएंगे, राइट, और हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर ना लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर देखा गया। तो क्योंकि यहाँ पर यूनिफिकेशन हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी हुई। देन यूएसए सरपास ब्रिटेन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यूएसए ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, एंड इट बिकेम द ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर। और इस तरह यूएसए जो था वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडर बन चुका था। तो अब अगर हम रशिया और जापान की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि रशिया एक ट्रांस कंट्री है, क्योंकि आधी वो एशिया कॉन्टिनेंट में है और बाकी वो यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो आप ये वर्ड आपने पढ़ा है? नहीं, पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यूरोप, जब हमने यूरोप पढ़ा था। तो ये जो दोनों कंट्रीज है, रशिया और जापान, तो ये ना लेट स्टार्टर्स कहीं ना कहीं रही थी। तो रशिया जो था ना, उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो देखी गई थी इनिशियली, लेकिन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आने के बाद ये एकदम पिकअप कर गई थी, एकदम यहाँ पर जो ग्रोथ थी ना वो काफी फास्ट हो गई। देन जापान वाज एशियन फर्स्ट कंट्री जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जहां नई मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स, फैक्ट्रीज और यहाँ पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी आई। सो दिस वाज द फर्स्ट कंट्री जो एशिया में इंडस्ट्रियलाइज हुई थी। अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या थे। अब अगर देखा जाए ना, तो सोसाइटी काफी जल्दी ट्रांसफॉर्म हुई थी, वेस्टर्न इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हुई थी, लोगों के काम करने का तरीका, जो लिविंग और वर्किंग कंडीशंस थी, उनमें भी काफी ह्यूज चेंज देखा गया था। लेकिन बात पता है क्या थी? बात ये थी कि यहाँ पर ना जो अमीर और गरीब लोग थे, उनके बीच में एक वाइड गैप देखा गया। अमीर लोग अमीर ही होते चले गए और जो बेचारे गरीब थे वो गरीब ही होते चले गए। सो दिस वाज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी भी हम इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह का इम्पैक्ट पढ़ने वाले हैं, बट दिस वाज समथिंग दैट वाज लिटिल कंसर्निंग। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या देखे गए? तो यहाँ पर ना देयर वाज ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। यहाँ पर अर्बनाइजेशन देखी गई। तो जहाँ पहले लोग विलेजेस में रहते थे, मस्त अपना काम करते थे, खुश रहते थे, अपने खाते पीते थे, खुश रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग सिटीज की और टाउन्स की तरफ को आते हुए देखे गए। देन देयर वाज द राइज इन फैक्ट्री सिस्टम। जहां पर पहले छोटे घरों में या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में काम होता था, अब यहाँ पर काम जो था वो पूरा का पूरा फैक्ट्रीज में हो रहा था। देन वर्क गॉट डिवाइडेड, मतलब डिविजन ऑफ लेबर की। अगर एक शर्ट बनानी है तो एक बंदा है जो कपड़े को काटेगा, दूसरा बंदा है जो उसको स्टिच करेगा, तीसरा आएगा और वो बटन लगाएगा। तो ऐसे ना काम को अब डिवाइड कर दिया गया था। देन ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंडेड विद स्टीम शिप्स। तो अब ये जो ट्रेड था, इसमें नए नए स्टीम शिप्स आए, तो ट्रेड जो था वो और फैलने लगा।
देन इंडस्ट्रियल नेशंस कंपीटेड फॉर कॉलोनीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे जिनके पास खूब सारी इंडस्ट्रीज थी ना, वो नई नई कॉलोनीज की तरफ जाने लगे जहां से वो रॉ मटेरियल ले सके और अपना माल बना के बेच सके और अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल बना सके। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम और थी जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, दैट वाज कैपिटलिज्म। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि एक तरफ तो थे अमीर लोग जिनके पास खूब सारा पैसा था, वो पैसे से अपना काम लोगों से करा रहे थे, कम वेजेस में करा रहे थे, माल बेच रहे थे और खूब सारा पैसा कमा रहे थे। तो एक तरफ तो खूब सारा पैसा था और दूसरी तरफ सिर्फ हार्डवर्क था और बहुत कम पैसा था। तो इसकी वजह से ना ये जो सोशल डिस्पैरिटी, ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी थी। देन केम द सोशल इम्पैक्ट। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई, रिच वर्सेस पुअर हो गया। तो यहाँ पर ना वर्कर्स वर लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशंस, मतलब स्लम्स में रहना, जहां पर बीमारियां फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पैसा भी चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा। तो ये मतलब 16-16 घंटे काम करना आउट ऑफ 24 आवर्स एंड कम पैसे मिलना, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, जब मन करता था तब इनको निकाल देते थे। इवन बच्चे और विमेन को भी माइंस में और फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। तो यहाँ से शुरू हुआ राइज ऑफ सोशलिज्म, जहां पर जो वर्कर्स सिंस द वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट, तो यहाँ पर सोशलिज्म का आइडिया आया कि सोशलिज्म का मतलब है कि सब लोग बराबर हैं और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। दैट इज व्हाट सोशलिज्म मीन। ठीक है, सो इट वाज कॉल्ड फॉर क्लासलेस सोसाइटी विद नो प्राइवेट ओनरशिप। तो सब मिलकर रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और प्रॉफिट्स भी मिलकर मतलब बांटेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा आइडिया था ना सोशलिज्म का, इट वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। फिर तो अब यहाँ पर ना पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी बहुत हुए, क्योंकि देखा जा रहा था कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। सो द कैपिटलिस्ट क्लास बिकेम मोर पावरफुल एंड दे इन्फ्लुएंस्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहां जहां पर एक तरफ बहुत पीस थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, अब वहां पर ना ये जो पावरफुल लोग थे जिनके पास खूब सारा पैसा था, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने अपनी ट्रेड यूनियंस बनाना शुरू कर दी और वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो गए। ठीक है, ये थे पॉलिटिकल इफेक्ट्स। अब बनी ट्रेड यूनियंस, जहां पर वर्कर्स ने भी फाइट बैक किया कि जब हमसे इतना काम कराया जाता है, ना हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, ना हम अच्छा खा पा रहे हैं, ना ढंग से आराम कर पा रहे हैं, ना हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी है, तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस बनी और वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेन। उनका कहना था कि ज्यादा पैसा चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, फैक्ट्रीज में सेफ्टी होनी चाहिए, और उनको ये जो स्ट्रगल थी ना उनकी, ये काफी लंबी चली। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने नए लॉज लाए, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसके अगेंस्ट लॉज बनाए, और कुछ लॉज जो थे वो वर्कर्स के लिए आए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए। तो जो कि आज ट्रेड यूनियंस जो है बनी, जो है जो आप ट्रेड यूनियंस का आप सुनते हो ना, तो ये यूनियंस ही इसलिए बनी है ताकि वर्कर्स को और जो भी मतलब लोग जहां जहां काम कर रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए बनी है। ठीक है, फिर आता है इंपीरियलिज्म। तो मैंने बताया था इंपीरियलिज्म क्या होता है कि जब पावरफुल नेशंस ना जो लेस पावरफुल कंट्रीज होती है ना उन पर आकर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। सो दैट इज व्हाट इंपीरियलिज्म इज। तो इंपीरियलिज्म का जैसे हमने मतलब देखा, एक्सटेंडिंग ऑफ नेशंस पावर एंड इन्फ्लुएंस। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो वीकर नेशंस के ऊपर अपना पावर और कंट्रोल जमा लेती हैं। अब ये पावर कैसे भी हो सकता है, ये मिलिट्री फोर्स के थ्रू भी हो सकता है, कॉलोनाइजेशन से भी हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक डोमिनेशन भी देखी जा सकती है। तो जो पावरफुल नेशंस हैं वो वीकर नेशंस पर अपना कंट्रोल जमा रहे थे, चाहे पार्शियल हो चाहे पूरा कंट्रोल हो। ठीक है, तो यही सब ना ये पूरे यूरोपियन नेशंस में चल रहा था। तो यूरोपियंस जो थे ना, अब वो पावर और प्रेस्टीज के लिए लड़ रहे थे कि जिसके पास जितनी ज्यादा कॉलोनीज वो उतना ज्यादा पावरफुल और वो उतना ज्यादा रईस।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड नीड फॉर रॉ मटेरियल। अब उनको था कि अब उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको नई मार्केट चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस कैपिटल चाहिए। तो इसलिए अब उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी तक ना यूरोप के जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे ना, वो लगभग पूरे अफ्रीका और एशिया के ऊपर ना कब्जा कर चुके थे। ठीक है, हमारे एशिया और अफ्रीका के ऊपर पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा कर लिया था। तो बाय लेट 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल एशियन अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड एंड देयर वाज अ फियर्स कंपटीशन अमंग दीज इंपीरियल पावर्स। तो ये जो यूरोप के इंपीरियल पावर्स थे ना, इनके बीच में ना अब वो हेट्रेड, वॉर, राइवलरी, कंपटीशन, ये सब कुछ शुरू हो चुका था। ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1914 में फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वॉर, टेंशन और फाइनली वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो आज आपको समझ आया क्यों वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो यही लोगों की ग्रीड, ज्यादा पैसा कमाना, हमें ज्यादा पावरफुल बनना है, इस चक्कर में ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। अब आता है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो 19th सेंचुरी में ना, पूरा ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी ब्रिटेन कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर ना उनको सब कुछ मिला, उनको रॉ मटेरियल भी मिला, उन्होंने हमारे लोगों को स्लेव्स की तरह भी यूज किया, उन्होंने हमसे काम कराया, हमें ही बेचा। तो इसलिए इंडिया उनके लिए एक ज्वेल बन चुका था ऑफ ब्रिटिश क्राउन। सो हमारी कंट्री की वजह से ही वो यहाँ से ना सब कुछ लूट के चले गए, सब लेकर चले गए, और हमारी वजह से ही वो इकोनॉमिक जायंट बन गए थे ब्रिटेन। ठीक है, सब कुछ वो हमारा ले चुके थे। सो द इफेक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म इन इंडिया, अब इंडिया के लिए तो ये बहुत खराब हुआ, क्योंकि जो भी हमारा था वो सब कुछ ले गए, वो सब कुछ ले जाके अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ब्रिटेन ने स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इंडिया हैज टर्न्ड इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। तो अब हम बन गए थे कॉलोनियल इकोनॉमी। तो सारी की सारी इंडियन वेल्थ को ब्रिटिश ने ड्रेन कर लिया और उन्होंने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया, और इन 200 सालों ने उन्होंने हमारी कंट्री का पूरा फायदा उठाया, सारी वेल्थ ली, सारा रॉ मटेरियल लिया और अपनी कंट्री को जाके स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो आई होप इंपीरियलिज्म क्या होता है, क्यों इंपीरियलिज्म हुआ, क्यों वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और कैसे व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस इंपीरियलिज्म इन इंडिया, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। सो सी यू ऑल, टिल देन यू ऑल टेक केयर। अच्छे से पढ़ना पूरे चैप्टर को, बहुत सिंपल चैप्टर है। कोई डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन में पूछना, नहीं तो लर्न हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।